CA Inter May 24 Suggested Answers Accounts Question number 2। देखो बॉस, ये वाला जो क्वेश्चन था आई थिंक रिलेटिवली ये वो क्वेश्चन है जो हमारे को मार्क्स देने ही आया था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ये क्वेश्चन है। चैप्टर भी इजी है, नीचे के जो एडजस्टमेंट्स थे वो भी काफ़ी इजी था। और यूजुअली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जब भी कोई सम आता है तो उसमें मैक्सिमम जो गलती करने का स्कोप होता है वो कहाँ होता है पता है? जब हमारे को रिवाइज्ड वाली यानी कि रिड्यूस्ड वाली बैलेंस शीट बनानी होती है तो वहाँ बैलेंस शीट हमारी कभी कभी मैच नहीं होती है, कभी ना कभी हम कुछ सिली मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो मेजरली चांस मार्क्स जाने के वहाँ होते हैं। और अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन ने हमारे को रिड्यूस्ड बैलेंस शीट बनाने को बोला ही नहीं है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है मस्त, इसके अंदर अपने को डिटेल्स दे रखी है, एक दो अच्छे एडजस्टमेंट्स हैं और उसके बाद हमारे को बोला है कि भैया पास द जर्नल एंट्रीज, कि जितनी जर्नल एंट्रीज है आप वो अच्छी तरीके से पास कर दीजिए। और उसके बाद हमारे से मांगा गया है कि हमें दो अकाउंट बनाने हैं जर्नल एंट्रीज के बाद। एक तो हमें कैश अकाउंट बनाना है यानी कि बैंक अकाउंट बनाना है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। सो ओवरऑल जहां पर मैक्सिमम बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं वो चीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछी ही नहीं गई है। एंड याद रखो कि भाई जब भी अकाउंट्स का बड़ा वाला क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स जैसा क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, हाई चांस है कि हम आधे से ज़्यादा एडजस्टमेंट तो सही करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर मार्क्स नहीं लाने का कोई रीज़न नहीं है एक्सेप्ट फॉर पढ़ाई नहीं करके जाना। हाय गाइस, मैं हूँ CA यशवर्धन साबू, हेड फैकल्टी फॉर अकाउंट्स एट कॉन्सेप्ट एजुकेशन। गाइज प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में आपको मिलेगा CA इंटरमीडिएट के रिलेटेड लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, मेंटर एंड डाउट सपोर्ट, एज वेल एज लास्ट 10 साल के RTP, MTP एंड PYP। डाउनलोड आवर ऐप। करेक्ट, चलो चालू करते हैं। क्वेश्चन 2 CA इंटर May 24 सजेस्टेड आंसर्स चालू करते हैं। सबसे पहला देखो, इसके अंदर हमारे पास है द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ Z लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24। यहाँ पर हमारे को देखो थोड़ी सी बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारे यहाँ पर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज करके है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास, 8 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10% डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेएबल्स है। बहुत ही सिंपल सी बैलेंस शीट हमारे को यहाँ पर दिख रही है। एसेट साइड भी अगर देखूँ तो बहुत ही सिंपल सी हमारे को बैलेंस शीट दिख रही है। देखो गुडविल दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिख रहा है, इन्वेंट्रीज दिख रहा है, कैश एट बैंक दिख रहा है, ओन डिवेंचर्स। आई थिंक यही एक थोड़ा सा आउट ऑफ द सरप्राइज एलिमेंट होगा, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल सी एक बैलेंस शीट। और हम जानते ही हैं बॉस, अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कोई समय तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हमारे को डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड दिख रहा होता था। और यही चीज़ जो 12,35,000 का है, कोर्ट के ऑर्डर से हम इसी चीज़ को तो क्या कर रहे होते हैं, इसी चीज़ को हम रफा दफा करने के पीछे पड़े होते हैं। सो वी नो दिस। ऑन 1 April 24 कोर्ट अप्रूव द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम कोर्ट ने अप्रूव कर दी है। जनरल लाइन है, यहाँ से हमारे को पता भी चलता है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर को बिलोंग करता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट, हम एक एक एडजस्टमेंट एक एक जर्नल एंट्री देखते जाते हैं। देखो बैंक अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अगर आप जर्नल एंट्री सही कर रहे हो तो बैंक अकाउंट भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट हम देखने वाले हैं ये वाला, ईच इक्विटी शेयर कैपिटल शैल बी सब डिवाइडेड इनटू 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। पहले सिर्फ यहीं तक करते हैं और इसके बाद ये आफ्टर वाला पढ़ेंगे। तो हमारे को एक चीज़ समझ में आ गई। देखो हम जब पढ़ रहे थे क्वेश्चन तो हमारे को पता था कि अभी जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो जो हमारा एक कैपिटल एक शेयर का जो फेस वैल्यू है ना, वो फेस वैल्यू कितना, ₹100 की फेस वैल्यू है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहला जो कोर्ट ने रीऑर्डर करा है वो बोला है कि ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, 100 फेस वैल्यू और 100 पेड अप भी है, बराबर। 100 फेस वैल्यू 100 पेड अप भी है। भाई क्वेश्चन में कोर्ट ने ऐसा रीऑर्डर कर रखा है कि ये जो 100 की फेस वैल्यू है ना, इसको चेंज करो। एक इक्विटी शेयर 100 की फेस वैल्यू के बदले में आप ऐसा करो, पहले तो फेस वैल्यू ₹10 का कर दो, तो इसके सामने इक्विटी शेयर भी हमारे को कितने कर देने पड़ेंगे, एक के सामने 10 इक्विटी शेयर कर देने पड़ेंगे। और इनका जो पेड अप वैल्यू भी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 पेड अप हो जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल सी जर्नल एंट्री यहाँ पर लगती है हमारे पास। और वो सिंपल सी जर्नल एंट्री क्या लगती है, हम करते हैं जी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और नरेशन में हम चाहते हैं अच्छे से हम लिख देते हैं, या हम यहाँ पर भी लिखते हैं भाई ₹100 फेस वैल्यू था जिसका फेस वैल्यू ₹10 हो गया। या आप नरेशन भी चाहो तो वो लिख सकते हो कि एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट द फेस वैल्यू हैज़ बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम 100 to 10 मेकिंग 6,000। पहले हमारे पास कितने 1,000 शेयर थे, 6,000 शेयर थे। यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 लाख है ना, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर हमारे पास पहले 6,000 शेयर्स थे, 6,000 शेयर्स की जगह अब 60,000 शेयर्स हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर जो जर्नल एंट्री रहती है ना, ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री जो हम मारते हैं,
इसमें जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल रहती है, इक्विटी टू इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस पर्टिकुलर पॉइंट में सबसे अच्छी बात रहती है कि नरेशन बहुत अच्छे से आपको लिखना है, और ये नरेशन के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया पहले हमारे पास कितने शेयर थे, 6,000 शेयर थे, अब वो कितने शेयर हो जाएंगे, 60,000 शेयर हो जाएंगे हमारे पास, बराबर। तो इसी चीज़ की देखो अपन जो हमारे सोल्यूशन का है वो सोल्यूशन के हिसाब से अपन एंट्री चेक करते हैं। एंट्री क्या होने वाली है, बहुत ही सिंपल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ वाले जो हमारे थे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ वाले हमने बना दिए। नरेशन बहुत अच्छी तरीके से लिखना, मैंने यहाँ पर नरेशन नहीं लिखा है, नरेशन क्योंकि आप आराम से समझ भी सकते हो और मैंने आपको समझा दिया है क्या लिखना है। वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं है बॉस, 60 लाख 60 लाख, बराबर। अब ये वाला पार्ट फिनिश करने के बाद, ये वाला पार्ट जो हमने करा, ये वाला पार्ट फिनिश करने के बाद हम आगे का एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। जो यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, आफ्टर सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाई 40%, यानी कि अब हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसे हमें रिड्यूस कर देना है 40% से। तो इसकी जर्नल एंट्री हम जानते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व, बराबर। इसकी हम जर्नल एंट्री जानते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व, और यहाँ से हम ये चालू कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास कितने की वैल्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल की देखो वैल्यू कितनी है, 60 लाख। इसका कितना रिड्यूस कर दिया हमने, इसका रिड्यूस कर दिया हमने 40%, बराबर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 लाख इंटू 40% करेंगे, विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 24 लाख, करेक्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन 24 लाख। शायद मैंने पहले कैपिटल रिजर्व बोला ना, शायद मैंने पहले कैपिटल रिजर्व बोला, कैपिटल रिजर्व गलत है, याद रखना कैपिटल रिडक्शन इज द करेक्ट वैल्यू, इज द करेक्ट नॉमेनक्लेचर इफ वी हैव टू यूज। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन 60 लाख इंटू 40%, 24 लाख 24 लाख। और यहीं से देखो, अगर कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट हम बनाना चालू करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बनाना हमारा चालू हो गया, जिसमें सबसे पहले हम लिख देंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये जो 24 लाख की वैल्यू है, ये 24 लाख की वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, मैं जर्नल एंट्री डिस्कस करता हूँ, अकाउंट तो अपने आप बनते जाएगा। अगर आप जर्नल एंट्री सही बना दोगे तो अकाउंट अपने आप ही बनने वाला है, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट हमने अच्छी तरीके से देख लिया, पहला एडजस्टमेंट को पूरा अच्छे से समझ लिया, और हमारे को ये समझ में आ गया कि भाई हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भले ना पहले 60 लाख दिख रहा है, पर आज के बाद की जो बैलेंस शीट है उसमें 60 लाख नहीं दिखेगा, उसमें कितना दिखेगा पता है, 36 लाख दिखेगा। किसी ने मांगा नहीं है, बस ये अपना एनालिसिस है। क्या अपन एनालिसिस करते जाते हैं ताकि कभी भी अगर बैलेंस शीट भी बनानी हो तो अपन बना लेते हैं। 36 लाख यहाँ पर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगा आज के बाद। सेकंड देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स आर इन अरियर्स फॉर 4 ईयर्स। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड नहीं मिला, कितने सालों तक नहीं मिला, 4 सालों तक नहीं मिला। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अग्रीड टू वेव ऑफ 75% ऑफ देयर डिविडेंड्स एंड एक्सेप्ट द पेमेंट फॉर द बैलेंस। मतलब उन्होंने क्या बोला कि देखो हमारे को वैसे तो डिविडेंड 4 सालों का नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी अमाउंट था उसका 75% हम छोड़ने को अग्री करते हैं, और 25% आप क्या कर दीजिए, हमारे को पे कर दीजिए, बराबर। अब सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर, वैसे तो हमको पता ही है क्योंकि हमने बैलेंस शीट रीड करी थी, बैलेंस शीट के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड एज अ लायबिलिटी ऑलरेडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम लायबिलिटी साइड जब चेक करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, तो कहीं पर भी हमारे को प्रेफरेंस डिविडेंड का पार्ट दिख ही नहीं रहा है। एज मीन कि ये वो पैसा हम जो चुका भी रहे ना, ये जो पूरी बात हो रही है ना, ये पूरी की पूरी बात का आज तक बुक के अंदर कोई हिसाब किताब हुआ ही नहीं है, बराबर। एक तो है कि भाई बुक के अंदर हमारे को दिखता लायबिलिटी साइड प्रेफरेंस डिविडेंड आउटस्टैंडिंग की हमारे को इतना पे करना है, हमारी बुक में एक लायबिलिटी दिख रही होती, और ये जो बात है वो हमारे को अभी पता चल रहा है कि हमारी बुक में तो ऐसी कोई बात दिख ही नहीं रही है, और हमें अब पता चल रहा है कि हमारे को 25% उनका पे करना है, 75% वेव कर देना है, 4 सालों का डिविडेंड उनको देना है। अब ये पर्टिकुलर केस में बहुत ही एक रूटीन एंट्री होती है, और वो रूटीन एंट्री अपन करते हैं। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं कि हम निकाल लेते हैं, भैया ये लोग बोल रहे हैं ना 4 साल का डिविडेंड बाकी है, तो पहले तो 4 ईयर्स का एक काम करो, डिविडेंड निकाल लेते हैं। डिविडेंड होगा कितना 4 ईयर्स का, तो देखो प्रेफरेंस कैपिटल यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 21 लाख का प्रेफरेंस कैपिटल है, इसके ऊपर 8% जैसा ये लोग 1 साल का डिविडेंड चार्ज करते हैं, तो 21 लाख पर अगर 1 साल का भी मैं डिविडेंड ले तो 1 ईयर का जो डिविडेंड निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1,68,000। तो बहुत ही सिंपल बात है, 4 ईयर्स का कितना निकल कर आएगा, 6,72,000। हमें उन्हें 6,72,000 देना था, पर ये कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिख रहा है, बराबर। कहीं भी ये नहीं दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में 6,72,000। वो बात और होती कि यहाँ एक लाइन दिख रही होती है हमारे को अपने बैलेंस शीट में कि प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल 6,72,000, पर ऐसा दिख ही नहीं रहा है हमारी बैलेंस शीट में, कोई लायबिलिटी आई नहीं। अच्छा, और तो और इन्होंने क्या बोला कि भैया इसके 2 हिस्से कर दो, एक कर दो 75% और एक कर दो 25%। 75% हम माफ़ कर देते हैं, बराबर। उन्होंने बोला माफ़ कर देते हैं, पर सही बात मैं आपको बताऊं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वैसे भी वो दिख ही नहीं रहा था।
तो वो माफ़ क्या कर देंगे, हमारी बुक ऑफ अकाउंट में उनकी लायबिलिटी हो और वो माफ़ करे तो बात और है ना। हमारी बुक ऑफ में हमारे को दिख ही नहीं रहा कि हमारा कोई क्रेडिटर खड़ा है और वो बोल रहा है हाँ मैं तुमको माफ़ करता हूँ, तो ये क्या बात हुई। करेक्ट, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर बात की कोई अकाउंटिंग करेंगे ही नहीं। हमें सिर्फ अकाउंटिंग करना अपने 25% की जो हमने पे कर दिया है। तो 6,72,000 का आप 25% निकालोगे तो दैट विल बी 1,68,000 बराबर। 1,68,000 निकल कर आया और ये 1,68,000 हमारे को क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है। हमारे को 1,68,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या करना है, डिविडेंड पे करना है। अब इसकी अपने को एंट्री क्या करनी है, सबसे पहले तो ये हमारे लिए एक एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया, ये हमारे लिए एक लॉस हो गया। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और सेकंड एंट्री आप कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। आप चाहो तो दो पार्ट में एंट्री कर सकते हो, चाहो तो इन दोनों पार्ट को कंबाइन करके आप सीधा ऐसा कर सकते हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नरेशन के अंदर ये पूरी बात लिख सकते हो कि बॉस हुआ ऐसा था कि प्रेफरेंस डिविडेंड था, 4 साल से अरियर्स में था, 75% उन्होंने वेव कर दिया, 25% मैंने दे दिया, it was not showing up as a liability in the balance sheet, hence I will have to use capital reduction account to pay this। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक और वैल्यू कितना आएगा हमारा 1,68,000, ये जर्नल एंट्री हमारे को देनी है बराबर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे आंसर के अंदर जाएंगे और ये जर्नल एंट्री दे देंगे। जर्नल एंट्री क्या हो गई हमारे पास, ये वाली जर्नल एंट्री पे सब फोकस करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,68,000 टू बैंक 1,68,000 करेक्ट। और यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन का बेसिस भी आपको दे दिया, उस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी करना रहेगा। सो विद दिस आई होप गाइस कि आपको सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट भी था वो भी अपने को एकदम क्लियर हो गया। तो देखो जितने भी एडजस्टमेंट करने उसमें से 2 एडजस्टमेंट तो अपने मस्त क्लियर हो गए। अब ये 2 एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास आता है हमारे पास तीसरे नंबर का हमारा एडजस्टमेंट, और ये वाला थोड़ा अच्छा एडजस्टमेंट है गाइस। ओन डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 2,40,000 नॉमिनल वैल्यू, जो 2,40,000 है वो क्या है, नॉमिनल वैल्यू, वर सोल्ड जिसके ऊपर एंड रिमेनिंग ओन डिबेंचर्स वर कैंसल्ड बराबर। रिमेनिंग ओन डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया था और ये जो 2,40,000 का था इसके ऊपर हमने इसको क्या करा है, सोल्ड करा है। मेरे हिसाब से ना यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी डिटेल है जो शायद यहाँ गलती से हमारे क्रॉप हो गई है। मैं यहाँ पर वो डिटेल ऐड कर देता हूँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड टू ऐड दैट डिटेल, क्योंकि यहाँ पर है ना सेल वैल्यू जो है ना डिबेंचर्स की वो नहीं मेंशन करी गई है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पर वो डिटेल ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड चेंज था वो कर दिया था और इसी के वजह से वापिस से ये वाला पार्ट अपन रीड करते हैं। ओन डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 2,40,000 नॉमिनल वैल्यू वर सोल्ड एट रुपीज़ 98 कम इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग ओन डिबेंचर्स वर कैंसल्ड बराबर। तो पूरा पॉइंट जो है वो हमारा क्या है कि ओन डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 2,40,000 जो नॉमिनल वैल्यू है इसको हमने सेल कर दिया था एट रुपीज़ 98 कम इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग ओन डिबेंचर्स जो थे वो हमने कैंसिल कर दिए थे करेक्ट। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये ओन डिबेंचर्स का चक्कर है क्या। तो देखो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भैया ओन डिबेंचर्स 5,76,000 नॉमिनल वैल्यू 6 लाख। हुआ क्या है कि हमने अपने ही डिबेंचर्स ओपन मार्केट में से परचेज कर लिए थे। ये पार्ट हमने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अंदर अच्छे से देखा होगा, फाउंडेशन लेवल के ऊपर भी ये बात आती है और इंटरमीडिएट के अंदर जो पुराना वाला इंटरमीडिएट था उसके अंदर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ग्रुप 2 का हमारा एक सिलेबस का चैप्टर भी हुआ करता था। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि बॉस होने क्या वाला है। ओन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, नॉमिनल वैल्यू थी 6 लाख। देखो ये 6 लाख रुपीज़ है, एक डिबेंचर की कीमत आप जानते हो कि 100 रुपये, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि डिबेंचर्स थे कितने बराबर। तो 6,000 डिबेंचर्स थे हमारे पास। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, ये 6 लाख रुपए का नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर थे, 6 लाख रुपए के हैं ये। अगर 6 लाख रुपए के ये डिबेंचर थे तो कितने डिबेंचर होंगे, एक डिबेंचर 100 रुपये का था तो टोटल 6,000 डिबेंचर थे। ये 6,000 डिबेंचर जो हमने खरीदे थे ये मार्केट से हमने खरीदे थे। परचेज प्राइस जो हमारा बैठा था वो कितना बैठा था, 5,76,000 के ऊपर हमने ये डिबेंचर परचेज कर लिए थे। तो अगर देखा जाए एक डिबेंचर हमने कितने पे परचेज करा ये हम निकाल सकते हैं। 5,76,000 डिवाइडेड बाई 6,000, तो यहाँ पर निकल कर आता है एक डिबेंचर का कॉस्ट प्राइस 96 रुपीज़ है। हमारी कंपनी को एक डिबेंचर का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है, 96 पड़ा है। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि बॉस ये जो 6 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर थे इसके 2 पार्ट करे गए। पहला पार्ट करा गया 2,40,000 का और दूसरा पार्ट जो बैलेंसिंग है, जो क्वेश्चन में बोला नहीं है पर हम निकाल सकते हैं, और वो कितना होगा 3,60,000 का। ये जो
2,40,000 है, इसको बोल दिया कि हमने इसको सेल कर दिया। और कितने में सेल करा? तो एक डिबेंचर को हमने सेल करा है 98 रुपीज़ कम इंटरेस्ट के ऊपर। कितने पर? 98 रुपीज़ कम इंटरेस्ट पर बेचा है। और जो दूसरे डिबेंचर हैं जो 3,60,000 है, इनको क्या बोल दिया? इनको बोल दिया कि हमने कैंसिल कर दिए हैं इस डिबेंचर को, बराबर। तो एक डिबेंचर को हमने सेल कर दिया है, एक पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स को, एक पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स को हमने क्या कर दिया है बॉस? कैंसिल कर दिया है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसके पर्टेनिंग जो भी जर्नल एंट्री होती है वो हम देखते हैं, पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2,40,000 है जो बेचा है इसके रिलेटेड में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? एट 98 कम इंटरेस्ट। तो हम जानते हैं कि डिबेंचर्स की वैल्यू जब भी हमें रिकॉर्ड करनी है तो कम इंटरेस्ट अगर होता है तो हमें एक्स इंटरेस्ट रिकॉर्ड करनी है, यानी इंटरेस्ट का एलिमेंट हटा के रिकॉर्ड करना है। अब देखो ये सारी चीज़ें इसने बोला है कि ऑन 1 अप्रैल को हो रही है, तो ये सारी बातें 1 अप्रैल को हो रही हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इसकी डेट क्या होने वाली है? 1 अप्रैल होने वाली है, 1 अप्रैल 24 टू बी प्रिसाइज। अब मैं देखता हूँ कि डिबेंचर को अगर कम इंटरेस्ट से एक्स इंटरेस्ट बनाना है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलता कब कब है। तो देखते हैं ऊपर क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या इतना ही लिखा है कि 10% डिबेंचर, डेट मेंशन नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर डेट होगी, ढूंढना पड़ेगा। सारे एडजस्टमेंट के पॉइंट आप रीड करोगे तो लास्ट पॉइंट में आप नोटिस करोगे, बराबर। जब सारे एडजस्टमेंट के पॉइंट आप रीड करोगे तो लास्ट पॉइंट पे आप नोटिस करोगे इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स इज पेड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बराबर। ये हमारा साल चालू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। इंटरेस्ट हम कब पे कर देते हैं? 31 मार्च को पे कर देते हैं। अच्छा, नया साल कब चालू होगा? नया साल इमीडिएटली यहाँ पर चालू होगा, और डेट कौन सी होगी? 1/4 वाली नए साल की डेट होगी। सो बेसिकली 1/4 को और 31/3 को मैं ये बोल सकता हूँ कि कम इंटरेस्ट की वैल्यू ही एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी डिफरेंस ही नहीं है इंटरेस्ट पेमेंट की डेट में और हमारी डेट के अंदर। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है, इंटरेस्ट कब पे हुआ है? 31/3 को, और हमारी जो रिकंस्ट्रक्शन की डेट हो रही है, हमारी जो सेल की डेट हो रही है, वो सेल की डेट कौन सी हो रही है? 1/4। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट्स, एंड बिकॉज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेट्स हम कम इंटरेस्ट को और एक्स इंटरेस्ट वैल्यू को सेम ही मान लेंगे। तो क्वेश्चन में भले यहाँ लिखा होगा कि कम इंटरेस्ट, हम बोलेंगे कि ठीक है भाई तू लिख ले कम इंटरेस्ट, हम जानते हैं कि ये एक्स इंटरेस्ट ही है, हम जानते हैं कि ये एक्स इंटरेस्ट ही है। और इसी रिगार्डिंग हम अपने जहाँ भी वर्किंग कर रहे होंगे वहाँ पर भी हम बोल देंगे कि बॉस ये 98 कम इंटरेस्ट है और 98 ही एक्स इंटरेस्ट वैल्यू भी है। और अब जाकर हम इसकी पर्टिकुलर जर्नल एंट्री कर सकते हैं। देखो हमारे को जर्नल एंट्री क्या करनी है? इस फैक्ट की जर्नल एंट्री करनी है कि हमने अपने ही डिबेंचर बेच दिए हैं 98 के ऊपर, करेक्ट। तो हम एंट्री क्या करेंगे? जब भी आप डिबेंचर बेचोगे पैसे तो मिलने वाले हैं, तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट इतना तो होना ही होना है। अच्छा, आपने एक एसेट बेचा है अपना, और वो क्या है? अपना ओन डिबेंचर, बराबर। कितने डिबेंचर आपने बेच दिए? तो देखो यहाँ पर हमारे को नॉमिनल वैल्यू पता है। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 2,40,000। तो अगर नॉमिनल वैल्यू 2,40,000 है तो इसका अगर मैं आपको बोलूँ डिबेंचर कितने होंगे, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 100 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2400 डिबेंचर, बराबर। तो 2400 डिबेंचर हमने बेचे। तो अब इसकी प्राइस निकाल लेते हैं। बैंक में कितना आएगा बॉस? 2400 डिबेंचर इंटू 98, बराबर। 2400 डिबेंचर इंटू 98 वो कितना निकल कर आ गया? तो 2400 डिबेंचर इंटू 98 अगर हम करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,35,200 से। टू ओन डिबेंचर, बराबर। हमारे ओन डिबेंचर को हमें क्रेडिट करना है। ओन डिबेंचर की वैल्यू क्या है? तो देखो एक डिबेंचर की वैल्यू 96 उसकी कॉस्ट थी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन 2,400 डिबेंचर इंटू 96, क्योंकि हमारी कॉस्ट तो यही थी। तो हम करेंगे 2,400 इंटू 96 विच इज इक्वल्स टू कितना? 2,30,400, 2,30,400, बराबर। 2,30,400। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस बच गया, और ये बैलेंस क्या है? दिस इज नथिंग बट टू प्रॉफिट, बराबर। हमारा प्रॉफिट कितना निकल कर आ गया? -2,35,200 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4,800 का प्रॉफिट हो गया ये काम करने पर। आप इसको समझो, देखो अगर ओन डिबेंचर के नाम से हल्का सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको एक इन्वेस्टमेंट समझ लो कि हमने कहीं इन्वेस्ट करा था। जब हमने इन्वेस्ट करा था तब हमने कितने शेयर परचेज करे थे? मैं शेयर नाम ले रहा हूँ पर है डिबेंचर। हमने कितने शेयर परचेज करे थे? 6,000 डिबेंचर परचेज करे थे। इन 6,000 डिबेंचर में से 2,400 डिबेंचर मैंने सेल कर दिए कितने पे? 98 पर, और इनकी कॉस्ट कितनी थी? 96, यानी कि एक डिबेंचर पे 2 रुपये कमाया। तो 2,400 डिबेंचर पे कितना कमाया? 2,400 इंटू 2 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4,800 जो मेरी इनकम हुई। और देखो वही चीज़ हमारा यहाँ निकल कर आया, प्रॉफिट 4,800, करेक्ट।
और बाकी तो हमारी नॉर्मल एंट्री है। बैंक में कितना जाएगा भाई, बैंक में जाएगा 2400 इंटू 98, क्योंकि इतने रुपए रिसीव हुए। डिबेंचर मेरे को कितने से रिड्यूस करना है, या मेरा एसेट मेरे को कितने से रिड्यूस करना है, 2400 इंटू 96, क्योंकि ये एसेट की वैल्यू है। क्लियर, तो ये हमने मस्त एंट्री यहाँ पर कर दी। और ये एंट्री को क्या करते हैं, अब हम अपने रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ एक काम करते हैं, एक एंट्री में और भी कर दूंगा यहाँ। ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट को मैं दे देता हूँ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बराबर। अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक बात बताता हूँ। आपका ये जो 12,35,000 है ना, ये चेंज कर देना है फिर आपको। अगर आप इसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो आप ये 12,35,000 में से माइनस 4,800 करके आपको यहाँ पर नया वाला फिगर लिखना है 12,30,200। अगर आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर इसको चेंज नहीं करूँगा, ये वैल्यू को 12,35,000 ही रहने दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दे रहा हूँ प्रॉफिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितने से, 4,800 बराबर। यहाँ पर भी मैं एंट्री कर देता हूँ 4,800। क्लियर है, तो मेरे लिए दो एंट्री यहाँ पर निकल कर आ गई। अब देखो इस दो एंट्री के लिए क्या करेंगे, हम अपनी जो नॉर्मल एंट्रीज हैं वहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 इंटू 98%, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2,35,200 टू ओन डिबेंचर्स 12,40,000 रुपीज़ इंटू, ये मैंने वो रेशियो निकाल लिया 96 वाला। अगर आपको ऐसे निकालना है तो आप ऐसे निकाल लिया, जैसे भी आप कंफर्टेबल है ऐसे निकाल सकते हैं। 2,30,400 टू प्रॉफिट एंड लॉस 4,800। और इसके बाद सेकंड एंट्री भी मैंने कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 4,800 बराबर। तो ये सारी एंट्रीज हमारी यहाँ पर हो गई। और इसके साथ हमने क्या करा, जो इसने ये वाला पार्ट बोला था ना कि भाई 6 लाख में से 2,40,000 की नॉमिनल वैल्यू वाली जो चीज़ है वो हमने ओपन मार्केट में 98x इंटरेस्ट विच इज़ इक्वल्स टू कम इंटरेस्ट पे बेच दी, वो वाला पार्ट हमने पूरा फिनिश कर दिया। अब बात आई कि द रिमेनिंग डिबेंचर्स आर कैंसल्ड। अगर रिमेनिंग डिबेंचर्स कैंसिल हो गए तो कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर पे एंट्री क्या होती है। तो कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर हम सबसे पहले तो अपना डिबेंचर्स की एंट्री है उसको कैंसिल करेंगे। हम सबसे पहले करेंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बराबर। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और जब भी हम डिबेंचर कैंसिल करेंगे तो फेस वैल्यू से कैंसिल करेंगे। फेस वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3,60,000। तो हमारा क्या हो गया, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू ओन डिबेंचर्स, बराबर। ओन डिबेंचर्स की वैल्यू क्या, तो देखो अगेन हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि ये 3,60,000 नॉमिनल वैल्यू है, पर कितने डिबेंचर हैं, 3,600 डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर की वैल्यू का कॉस्ट क्या है, 96, तो 3,600 का क्या होगा, तो 3,600 इंटू 96 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 3,45,600। तो यहाँ पर हम करेंगे 3,45,600 और यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। और ये जो है 3,60,000 माइनस ये विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 14,400, ये एंट्री आई। एंट्री क्या बनी, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू ओन डिबेंचर्स 3,45,600 टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स 14,400, ये एंट्री बनी। और इसी के साथ मैं एक और एंट्री कर दूंगा, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर्स टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 14,400 बराबर। ये एक एंट्री मैं यहाँ पर और कर दूंगा 14,400 और इसके थ्रू ये वाला हमारा जो पूरा पार्ट है ये फिनिश हुआ। अब ये दो एंट्री हम कर देते हैं, तो ये दो एंट्री हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे सिस्टम के अंदर भी यही चीज़ है कि नहीं है। तो देखो हमारे पास क्या आया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू ओन डिबेंचर्स 3,45,600 टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 14,400। नेक्स्ट इसके बाद वाली एंट्री भी हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन 14,400 टू कैपिटल रिडक्शन 14,400, करेक्ट। अब देखो मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको बनाना है तो आप जानते ही हो कि इसकी सबकी डबल एंट्री आपको देते जानी पड़ेगी। ये पूरे पार्ट की जो डबल एंट्री है वो सारा का सारा आपको करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के अंदर भी आपको यहाँ पर दिखते जा रहा होगा कि भाई जब आपने डिबेंचर बेचा तो भाई बैंक से पैसा जो है वो पैसा आ रहा होगा हमारे पास, तो वो सारी एंट्रीज बैंक वाली आपको करनी है। मतलब जर्नल एंट्री में फिनिश करा देता हूँ, लेजर आप बना देंगे बैंक और कैपिटल रिडक्शन का। तो विद दिस गाइज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो ओन डिबेंचर की मगजमारी थी ना, ये पूरा ओन डिबेंचर वाली जो मगजमारी है ये पार्ट हमने फिनिश कर दिया। अब ये ओन डिबेंचर वाली के बाद अब हम आते हैं अपने अगले एडजस्टमेंट के तरफ। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या है, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट था गाइस, बराबर। यही एक अच्छा पॉइंट था कि आपने ओपन मार्केट में से अपने ओन डिबेंचर परचेज कर लिया और उसके रिगार्डिंग
अब देखो आपको ऐसा बोला, अच्छा इस पॉइंट के बाद मैं ना एक चीज़ और करूँगा, मैं अपनी बैलेंस शीट में जाके देखूंगा मेरे डिबेंचर दिख कितने रहे। तो देखो आपको यहाँ पर डिबेंचर दिख रहे हैं 18 लाख से, मैं इस 18 लाख के डिबेंचर को कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ अब 18 लाख नहीं रहे। देखो टोटल 18 लाख डिबेंचर थे मेरे मार्केट में, जिसमें से 3,60,000 के डिबेंचर तो मैंने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो नए डिबेंचर मेरे पास कितने बचे हैं, अब मेरी बुक के हिसाब से 14,40,000 डिबेंचर ही बचे हैं। वैसे ये कोई करने को बोल नहीं रहा, पर अगर बैलेंस शीट बनानी है नई वाली तो 14,40,000 डिबेंचर्स की वैल्यू वहाँ पर मेरे को दिखनी चाहिए। इक्विटी शेयर की कितनी दिखेगी, 36 लाख, प्रेफरेंस की कितनी दिखेगी, 21 लाख, डिबेंचर की कितनी दिखेगी, 14,40,000 दिखेगी, बराबर। अब आते हैं आगे वाले एडजस्टमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोल रखा है कि भाई डिबेंचर होल्डर्स ऑफ 6 लाख अग्रीड टू एक्सेप्ट वन मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 9 लाख इन फुल सेटलमेंट, बराबर। तो क्या हो गया कि हमारी एक मशीनरी थी, वो मशीनरी को 9 लाख की थी, वो लोग लेके गए और कितने में लेके गए, 6 लाख रुपए लेके गए। मतलब क्या हो गया कि भाई 6 लाख रुपए का पैसा चुकाना था, उसकी जगह पर 9 लाख रुपए की मशीन लग गई, तो 3 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया। अब इसी बात को हम यहाँ पर करते हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे भाई 10% डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर हमारे कम हो रहे हैं, कितने से कम हो रहे हैं, 6 लाख से हमारे डिबेंचर कम हो रहे हैं। 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से जा रहा है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो हमारा 9 लाख से कम हो रहा है, तो 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9 लाख करेंगे। और ये जो 3 लाख का नुकसान हो गया इस चक्कर में, ये कहाँ से जाएगा, तो ये जाएगा जी कैपिटल रिडक्शन के अंदर 3 लाख। तो जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल हो गई, 10% डिबेंचर्स 6 लाख, कैपिटल रिडक्शन 3 लाख, 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9 लाख। अब इसकी क्या कर देते हैं, इसकी हम यहाँ पर जर्नल एंट्री भी कर देते हैं, इसकी लेजर पोस्टिंग भी देख लेते हैं, सॉरी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, अगेन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3 लाख, 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9 लाख। आ गया क्लियरली अपने को समझ में। और देखो ये करते ही आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी रिस्पेक्टिव चेंज करते जा सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है, ये कितने से दिख रहा है, 72 लाख से दिख रहा है। अब हम जानते हैं कि 72 लाख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 72 लाख में से 9 लाख की हमने क्या कर दी भाई, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी वो दे दी। तो यहाँ पर अब रिवाइज्ड वैल्यू क्या है, 63 लाख से अभी हमारे पास रिवाइज्ड वैल्यू क्या बची, 63 लाख बची। इसी के साथ डिबेंचर्स के अंदर भी देखो एक चेंज हो गया कि ओरिजिनल वैल्यू कुछ थी, उसमें से 360 कैंसिल होके फिर कुछ वैल्यू मिली, अब ये फिर से कैंसिल हो गया और हमारे पास ये जो 14,40,000 थे, इसके अंदर से अगेन 6 लाख के डिबेंचर कम हो गए। तो अब हमारे डिबेंचर बचते हैं 8,40,000 के, बराबर। अब हमारे डिबेंचर बचते हैं 8,40,000 के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये वाली जर्नल एंट्री हमने फिनिश करी, ये जर्नल एंट्री के बाद आगे बढ़ते हैं। ये जर्नल एंट्री के बाद हमारे पास क्या है, रिमेनिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर वैल्यूड एट 60 लाख। तो देखो रिमेनिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कितना, देखा जाए तो 63 लाख की रिमेनिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जिसकी अगेन वैल्यू क्या हो गई, 60 लाख हो गई। तो मेरे को ये भी काट कर क्या कर देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बॉस ये जो 63 लाख मैं सोच रहा हूँ वो नहीं है, 60 लाख ही है। तो 3 लाख का अगेन नुकसान हो गया, नुकसान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना, 3 लाख। ये एक सिंपल सी जर्नल एंट्री हमारे को करनी है। तो ये वाली जर्नल एंट्री भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो अब हमारे पास होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बराबर। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 लाख। क्लियर है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे को क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर हमारा थोड़ा बहुत बाकी सब चीज़ों का चेंज बोल रखा है। देखो ऐसा बोल रखा है कि ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट 15 लाख, 13 लाख एंड 9,44,000 रिस्पेक्टिवली। तो ट्रेड पेएबल्स कितने हो गए, 15 लाख। देखते हैं ट्रेड पेएबल थे कितने हमारे, ट्रेड पेएबल थे 16,80,000। तो 16,80,000 माइनस 15 लाख यानी कि 1,80,000 का हमारे को फ़ायदा हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस चीज़ को हटाकर यहाँ पर लिख देंगे कि बॉस ये रह गया 15 लाख का और 1,60,000 का हमारे को फ़ायदा हो गया। तो इस चीज़ की आप सिंपल एक एंट्री लिख सकते हैं। सिंपल एंट्री हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,80,000, 1,80,000। ये हमने एक सिंपल जर्नल एंट्री इसकी भी कर ली। अब देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में क्या बोला। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए 13 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स देखो है कितने भैया, आने थे 13,75 पर आने वाले हैं 13। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया 75,000 का मेरा नुकसान हो गया। ये 13 लाख हो गए मेरे पास। तो 75,000 का नुकसान है। हम नुकसान कैसे करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स कितना, 75,000 का हमारा नुकसान हो गया। तो हम ये एंट्री कर सकते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स। इसी के साथ देखो हमारा इन्वेंट्री की भी वैल्यू बोल रखी है 9,44,000 और इन्वेंट्री की वैल्यू है कितनी, 9,80,000। तो ये भी बॉस कम हो गया।
कितने से कम हो गया, 9,80,000 माइनस 9,44,000 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 36,000। तो 36,000 का नुकसान हो गया। इसकी भी एंट्री हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेंट्री 36,000। आप चाहो तो इनकी तीनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। मैं कंबाइंड एंट्री दिखाऊंगा, अभी मैं इंडिविजुअल एंट्री दिखा रहा हूँ, कंबाइंड एंट्री भी अपने इसकी बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ और चीज़ बोली अपने को, इसके बाद बोलिए कि गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी राइट ऑफ कर दीजिए। तो भाई गुडविल को राइट ऑफ करना है तो हम एंट्री क्या कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गुडविल के नाम पर कितना दिख रहा है, गुडविल के नाम पर हमारी बैलेंस शीट में 81,000 दिख रहा है। तो ये 81,000 हट के अब कितना दिखेगा, 0। तो हम यहाँ पर कर देते हैं भाई गुडविल 81,000 और प्रॉफिट एंड लॉस कितने से दिख रहा है, 12,35,000 से। ये 12,35,000 भी हम काट के क्या कर देंगे, 0। तो ये जो 12,35,000 है ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे और इसके सामने 12,35,000 प्लस 81,000 दिस विल बी इक्वल्स टू 13,16,000। तो कैपिटल रिडक्शन के अंदर कितना निकल कर आएगा, 13,16,000 निकल कर आएगा। अब देखो ये जो मैंने एंट्रीज करी, इन सारी सेट ऑफ एंट्रीज की आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो और कंबाइंड एंट्री जब आप करोगे तो दैट विल बी शोइंग एज सो, ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट 1,80,000, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 75,000, इन्वेंट्री क्रेडिट 36,000, गुडविल क्रेडिट 81,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 12,35,000। अब बैलेंसिंग फिगर आपका बचेगा जो डेबिट साइड बचेगा, इसलिए कैपिटल रिडक्शन 12,47,000 करेक्ट आ गया। तो ये वाली एंट्री भी हमारी नेट एंट्री भी हमने कर दी। अब इस एंट्री के बाद बराबर, अब इस एंट्री के बाद हमारे पास क्या बचता है, तो देखते हैं और कोई एडजस्टमेंट बचा है कि नहीं बचा है। अब हमारे पास एक एडजस्टमेंट और बचा है और वो क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज पेड 60,000 एज अ पेनल्टी टू अवॉइड कैपिटल कमिटमेंट्स ऑफ ₹12 लाख। भाई हमारे लिए तो खर्चा है, खर्चे पे हम एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक बराबर 60,000। तो एक एंट्री हम और करेंगे और वो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। अब इसके बाद पूरे क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं हमारे पास बराबर। तो सारे एडजस्टमेंट्स को हमने टेकन केयर ऑफ कर लिए। इन सारे एडजस्टमेंट्स में हमने क्या कर दिया, जर्नल एंट्री बना दी। हमने जब जर्नल एंट्री बनाई तो अभी भी हम जानते हैं कि एक एंट्री बाकी है और वो कौन सी एंट्री बाकी है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो बैलेंस होता है उसको हमें ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले अब क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ को लेकर आपको क्या बनाना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप बनाओगे। जब आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे तो आप देखोगे कि क्रेडिट साइड पर ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी होंगी, डेबिट साइड के ऊपर भी ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो मैं टिक कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी आ चुकी होंगी। सिर्फ एक वैल्यू आपका नहीं आया होगा और दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। यहाँ से हमारे को पता चलेगा कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस कितना है, पता है 3,44,200 का बैलेंस है। और हम जानते हैं कि अगर कैपिटल रिडक्शन में पॉजिटिव बैलेंस बचता है तो वी हैव टू ट्रांसफर दैट टू कैपिटल रिजर्व। तो एक एंट्री हम और करेंगे एंड दैट विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट बराबर, हम करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स बराबर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो वो बैलेंसिंग फिगर है वो विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 3,44,200 बराबर। ये करेंगे तो जैसे ही हम ये करेंगे हमारा क्या होने वाला है, ये जो बैलेंसिंग फिगर था ये वाली वैल्यू भी अब आ गई और ये जो हमारा टोटल्स हैं ये टोटल्स भी मैच हो गए। और इसी के साथ अगर कोई बैलेंस शीट में इफेक्ट पूछे तो हम बैलेंस शीट में जानते हैं कि अब लायबिलिटी साइड हमारे को एक वैल्यू और लिखनी है और वो कौन सी है, 3,44,200 बराबर। इसी के साथ साथ ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस दिख रहा है 1,33,000, ये हम क्या करेंगे, हम अपना कैश एंड बैंक बैलेंस बनाएंगे तो ओपनिंग लिख देंगे 1,33,000। ये सारी एंट्रीज रिफ्लेक्ट हो रही होंगी हमारी और यहाँ से हमारे पास निकल कर आ रहा होगा 1,40,200 का बैलेंस। तो बैलेंस शीट अगर नई वाली बनानी है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी जगह पर 1,40,200 बराबर, 1,40,200 ये हमारा क्या निकल कर आएगा, इसका बैलेंस निकल कर आ रहा होगा। और लास्ट ये जो ओन डिबेंचर्स है इसका भी हमने काम खत्म ही कर दिया है क्योंकि ये सारे के सारे डिबेंचर्स हमने कैंसिल कर दिए या बेच दिए तो इनकी वैल्यू भी 0 निकल कर आई बराबर। अब आप चाहते हो तो अगर हमने पूरी की पूरी डबल एंट्री करेक्ट करी तो हमारी ये जो बैलेंस शीट है ना ये भी टैली हो जानी चाहिए। एक काम करते देख ही लेते हैं, 3,44,200 ये दिख रहा होगा, 36 लाख से हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा होगा, 8,40,000 से हमारे डिबेंचर दिख रहे होंगे,
21 लाख से हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा होगा और 15 लाख से हमारे ट्रेड पेबल्स दिख रहे होंगे। तो टोटल हमारा इस साइड का टोटल एक और बार कर लेते हैं, हमारे पास क्या निकल कर आ गया 36 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आया हमारे पास 21 लाख का हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व्स 3,44,200, प्लस हम करेंगे डिबेंचर 8,40,000 का, प्लस हम करेंगे ट्रेड पेबल्स 15 लाख का। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल है 83 लाख बराबर कितना है 83,84,200 बराबर। अब यही चीज़ हम यहाँ पर हमारा जो एसेट साइड है वो भी देख लेते हैं। 60 लाख इसमें हम प्लस करेंगे 13 लाख का हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो, प्लस 36,000 का हमारे पास यहाँ पर ये निकल कर आया है। सॉरी, इन्वेंट्री की वैल्यू 36,000 नहीं होगी, 36,000 का तो लॉस हुआ है हमारे को। इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी, इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी 9,44,000 बराबर। तो इस चीज़ को अपन वापस करते हैं, 60 लाख प्लस यहाँ पर हमारे पास 13 लाख का हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स बचा, प्लस इन्वेंट्री 9,44,000 की बची हमारे पास 9,44,000, प्लस इसके अंदर हम करेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस, वो है 140,200, और बाकी हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं बची। तो जब हम इसका टोटल भी खींचेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 83,84,200। तो देखो किसी ने पूछा नहीं ये करने को, पर अगर नई बैलेंस शीट बनाई किसी ने तो वो ऐसे बनती है। और देखो यहाँ से कॉन्फिडेंस भी आता है कि जो हमने सम खींचा है ना, पूरा का पूरा हमने करेक्ट सम खींचा है। सो दिस गाइज, आई होप आप लोगों को ये वाला सम अच्छी तरीके से समझ में आया। ब्लॉग में मैंने प्रॉपरली, हमारी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग है सजेस्टेड आंसर्स का, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, वहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। सो अगर आपको दूसरे क्वेश्चंस भी देखने हैं तो आप हमारे ही प्लेलिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देखना हो तो, और सिर्फ अगर आंसर देखना हो तो हमारे ब्लॉग पर जाकर विजिट करके हमारे आंसर्स भी देख सकते हैं। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।